हेलो, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप सबों के सामने भारत से संबंधित भारत की महत्वपूर्ण नदियों के बारे में लेकर के आई हूँ और उम्मीद है कि आप इसे ये आपको मैं आसानी से समझा सकूँगी। तो आज आप देखिए, भारत की नदियों को आसान तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आप भारत की नदियों के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो भारत का अगर नदी तंत्र को आप ध्यान से देखें तो मैप के सहारे आपको आसानी से इसका जानकारी मिलेगा। और अगर मैप को आप सामने नहीं रखते हैं, रटना चाहिएगा, तो आपको नदी तंत्र मुझे उम्मीद है कि याद नहीं होगा। इसलिए अगर आप नक्शे के सहारे जानकारी लेते हैं तो वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा और किसी भी कंपटीशन में आप आसानी से उसका आंसर दे पाएंगे। तो आज नक्शे को सामने में रख करके और आपको मैं जानकारी दे रही हूँ। सबसे पहले आप जान लीजिए कि भारत का स्ट्रक्चर कैसा है। भारत का अगर स्ट्रक्चर को आप बड़े अच्छे तरीके से देखें तो भारत का उत्तरी भाग में हिमालय है और दक्षिणी भाग में पठारी क्षेत्र है। तो भारत का नदी तंत्र जो है इसी दो क्षेत्र पर निर्भर है। तो भारत के इसी स्थलाकृति के आधार पर या भारतीय पृष्ठभूमि के आधार पर भारत के नदी तंत्र को अगर हम देखें तो आप दो भाग में भारत के नदी तंत्र को बांट सकते हैं। पहला होगा हिमालय की नदियाँ, एक नंबर में होगा हिमालय की नदियाँ। हिमालय की नदियाँ या हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। और दूसरा क्षेत्र आप भारत का है, ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, इसलिए दूसरा पॉइंट हो जाएगा प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ या प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय नदियाँ दो आपका नदी तंत्र है। इसी दो नदी तंत्र को अगर आप देखें तो आप इसको हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जो है इसको आप तीन भाग में बांट सकते हैं। जो भी हिमालय की नदियाँ अगर आप नक्शे को अच्छे से तरीके से देखें तो इसका तीन भाग है। यहाँ आप हिमालय के नक्शे को आप देखिए, हिमालय का नक्शे का देखिए, मैंने इसमें तीन स्केच किया हुआ है। पहले से ही तीन स्केच मैंने किया है। तीन स्केच में पहला अगर स्केच देखें तो ये जो है आपका सिंधु अपवाह तंत्र है। सिंधु अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र। दूसरा आपका है गंगा अपवाह तंत्र, गंगा अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र। और तीसरा आपका है ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र, ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र। ये तीनों जो पॉइंट है आपका, ये तीनों आपका हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं जिसका तीन भाग है। और दूसरा आपका प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, ये आपका प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। ये क्षेत्र जो है आपका प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। इसके अलावा और भी अनेक नदियां हैं और जिसको मैं अलग से या नदियां का जो क्रम चलेगा नदी को समझाने का, इसी क्रम में मैं बीच बीच में इसको बताते जाऊंगी। लेकिन अभी जो मैं बता रही हूँ कि हिमालय से निकलने वाली नदियों का सिंधु अपवाह तंत्र के बारे में मैं जानकारी आपको देना चाहती हूँ। तो सिंधु अपवाह तंत्र को अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं सिंधु अपवाह तंत्र देखिए, ये इतना सा स्ट्रक्चर है। सिंधु अपवाह तंत्र ये इतना, इस स्ट्रक्चर को मैंने यहाँ पर बनाया है। ये आपका इंडिया का बॉर्डर है आपका। ये सबसे पहले आप जान लीजिए सिंधु अपवाह तंत्र में जो है सिंधु आपका मुख्य नदी है। सिंधु आपका मुख्य नदी है और सिंधु का जो उद्गम स्थान है वो सिंधु का तिब्बत जो कि चीन में पड़ता है, इसका मानसरोवर झील है। मानसरोवर
झील, इसका उद्गम स्थान है, सिंधु का उद्गम स्थान है मानसरोवर झील। ये सिंधु नदी जो है सिर्फ ये भारत में तो बहुत कम इसका प्रवाह क्षेत्र है, लेकिन ये एशिया का दूसरा सबसे लंबी नदी है। पहला आपको नील नदी है और दूसरा आपका वो वर्ल्ड का नील नदी है, और एशिया का अगर सबसे लंबी नदी अगर आप खोजिएगा तो आपको सिंधु अफवातंत्र है एशिया का। तो आप इसका जो उद्गम क्षेत्र है वो मानसरोवर झील है, और ये इसका जो मुहाना अगर आप देखिएगा, इसका मुहाना जो है वो अरब सागर है, वो अरब सागर में जाकर के गिरती है। ये तिब्बत से ये लद्दाख के पास से होकर के प्रवेश करती है, और प्रवेश करते हुए ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। ये ऐसी नदी है जो 3 क्षेत्र से होकर के, 3 देशों से होकर के गुजरती है। वो 3 देश आपका हो गया, चीन हो गया, भारत हो गया और पाकिस्तान हो गया। ये तीनों क्षेत्रों से होकर के ये नदी गुजरती है। और अगर भारत का लेह शहर देखिएगा तो लेह क्षेत्र जो है इस सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, जो कि आपका मेन पॉइंट है। ये हमेशा कंपटीशन में पूछता है कि लेह शहर किस नदी के किनारे बसा है, तो लेह शहर जो है सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। तो सिंधु नदी का जो आप उद्गम क्षेत्र हुआ मानसरोवर झील हुआ, और सिंधु नदी का जो आपका मुहाना हुआ वो अरब सागर हुआ, अरेबियन सी हुआ, और ये एशिया का सबसे लंबी नदी है। 3-4 बिंदु पर आपको ध्यान देना होगा। दूसरा जो आपका सिंधु अफवातंत्र है, दूसरा नदी आपका झेलम है। झेलम का जो आप अगर देखिएगा, झेलम का उद्गम क्षेत्र जो है बैरीनाग झील है। ये क्षेत्र कहलाता है बैरीनाग झील, बैरीनाग झील, बैरीनाग झील है। और इसका ये जब आगे जाती है, आगे जाते हुए ये सतलज नदी इसका मुहाना है। सतलज नदी में जाकर के ये मिल जाती है। सतलज नदी में मिलने के बाद जो है तीसरा जो नदी है आपका, वो नदी है आपका चेनाब। चेनाब जो है, चेनाब का आप अगर देखिएगा तो चेनाब का जो उत्पत्ति क्षेत्र है वो बारालाचा दर्रा है। चेनाब का उत्पत्ति क्षेत्र बारालाचा दर्रा, चेनाब और ब्यास, चेनाब का जो है बारालाचा दर्रा, बारालाचा दर्रा इसका उत्पत्ति क्षेत्र है। और ये जब आगे ये बढ़ती है पाकिस्तान में ये जाकर के ये नदी जो है चिनाब नदी झेलम नदी से मिल जाती है। चिनाब नदी झेलम नदी से मिल जाती है। फिर तीसरा जो आप देखिएगा ये नदी ये रावी है, रावी नदी है। रावी नदी का अगर देखिएगा तो इसका है रोहतांग दर्रा, रावी नदी का रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा ये नदी भी आगे बढ़ती है। आगे बढ़ते हुए ये नदी आपको झेलम नदी में मिल जाती है। फिर आप नेक्स्ट नदी जो देखिएगा वो ब्यास नदी है, और ब्यास का भी रोहतांग दर्रा है। 2 है, एक रावी एक ब्यास, 2 ऐसा नदी है। दोनों का उत्पत्ति क्षेत्र जो है वो रोहतांग दर्रा है। तीसरा आपका है सतलज नदी है, जिसका उत्पत्ति क्षेत्र मानसरोवर झील का जो है वो राकस-ताल है। मानसरोवर झील का राकस-ताल, यहाँ से इसका उत्पत्ति होता है, और ये आगे बढ़ती है। आगे बढ़ते हुए ये पांचों नदी को मिलाते हुए और ये सिंधु नदी में मिल जाती है। और सिंधु नदी से जब ये पाकिस्तान में आगे बढ़ता है तो ये नदी कहलाती है पंचनद, यानी कि पांचों नदी का ये मिश्रण है, इसलिए पाकिस्तान में इसका नाम आता है पंचनद नदी, इसका नाम आता है। और ये पांचों मिल करके ये अरब सागर में गिर जाती है। फिर अगर आप देखिएगा ये जो जल क्षेत्र है, जल ग्रहण क्षेत्र जो है या उत्पत्ति क्षेत्र बोलिए, ये सारा का सारा जितना भी पाकिस्तान में जाता है ये सारा भारत से होकर के ही जाता है। तो इसके लिए एक समझौता हुआ ताकि भविष्य में जो कभी दोनों देशों के बीच आपस में झगड़ा नहीं हो। वो समझौता हुआ 1960 में हुआ, जो सिंधु जल समझौता के नाम से जाना गया।
उसमें भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान थे। अयूब खान थे पाकिस्तान के राष्ट्रपति। इन दोनों के बीच समझौता हुआ और इन दोनों के बीच समझौता में ये हस्ताक्षर हुआ कि 3 नदी, एक सिंधु नदी हुआ, दूसरा झेलम हुआ, तीसरा चेनाब हुआ, इन तीनों नदी का 80% जल जो है वो पाकिस्तान यूज करेगा और 20% जल जो है भारत करेगा, भारत प्रयोग में करेगा। ये पाकिस्तान करेगा। पाकिस्तान जिसके अंतर्गत कौन कौन नदी है? आपका सिंधु है, सिंधु, झेलम और चिनाब, ये 3 नदी है जिसका 80% जल पाकिस्तान प्रयोग करेगा और 20% भारत करेगा। उसके अलावा 3 नदी है आपका रावी, ब्यास, सतलज। ये 3 नदी का जल जो है 80% भारत करेगा, भारत, और 20% पाकिस्तान। ये समझौता हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच। एक चीज और जान लीजिए, आपका ये चेनाब नदी जो है 2 नदी से मिलकर बना है। चेनाब नदी, ये चेनाब नदी है, यह चेनाब नदी है, ये चेनाब नदी है। इसके ऊपर ये 2 नदी से मिलकर बना है। एक है आपका चंद्र, एक है दूसरा है भागा। चंद्र और भागा, यानी इसलिए इस नदी को चेनाब भी बोला जाता है और चंद्रभागा भी बोला जाता है। चंद्रभागा नदी भी बोला जाता है। दोनों इसका नाम है, चेनाब और चंद्रभागा। यानी कभी पूछा जा सकता है आपको कि चंद्रभागा नदी जो है उसको वो किस और नाम से जाना जाता है। तो आप कह सकते हैं चंद्रभागा नदी जो चेनाब नदी किन 2 नदी का मिलन है? तो वो चंद्र और भागा 2 अलग अलग नदी है जिसका सम्मिलित नाम चंद्रभागा है। तो ये जो है सिंधु अब्बा तंत्र में अगर कभी मान लीजिए भारत और पाकिस्तान के बीच अगर झगड़ा भी होता है कि जितना भी जल है सो अगर हम रोक दें तो पाकिस्तान पानी कैसे पिएगा। तो ये जल जो होता है ये किसी एक देश का नियंत्रण नहीं है। समुद्री जल है, चाहे जो भी है, जो प्रकृति उपहार के रूप में पृथ्वी को दिया है, तो वो सबके लिए दिया है, सब कोई उसका प्रयोग कर सकता है। इसलिए कोई किसी के जो उपहार स्वरूप जो प्रकृति का दिया गया उपहार है उस पर किसी का अधिकार नहीं हो सकता है। तो इसलिए भारत के से जो भी नदी पाकिस्तान जा रहा है तो उसका भारत भी उपयोग करेगा और पाकिस्तान भी उपयोग करेगा। और अगर कभी ऐसा झगड़ा होता है कि हम पाकिस्तान नहीं जाने देंगे, इसका उत्पत्ति मान लीजिए सिंधु नदी का उत्पत्ति क्षेत्र मानसरोवर है, इसका सतलज का उत्पत्ति क्षेत्र भी मानसरोवर है, तो ये चीन भी कह सकता है कि हम भी जो है भारत को पानी नहीं जाने देंगे। तो इसमें क्या होगा, एक संकट के रूप जल संकट का जन्म होगा और जो होगा ये बहुत बड़ा एक युद्ध स्तर पर पानी के लिए लड़ाई शुरू हो जाएगा। इसलिए जो है ये इसको माना गया है कि जल है या समुद्र है या कोई भी चीज़ ऐसा चीज़ है जिसके का उपयोग जो है वो अगर दूसरा देश नहीं करता है तो उसको दिक्कत होगा। तो वो इस पर जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है कि ये सबके लिए है और ये ऐसा प्रकृति का अमूल्य निधि है और इसका प्रयोग हर प्राणी कर सकता है, चाहे वो किसी भी देश का हो। इस पर कोई देश रोक नहीं लगा सकता है। धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आप इसे अच्छी तरह से समझे होंगे और अगर किसी प्रकार का दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट्स के द्वारा बताएंगे और इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें ताकि जो भी उपयोगी वीडियो है वो आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।